चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले वाले पार्ट की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग एक बार छोटा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जैसे ये चीज़ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है? तो इन जनरल जैसे जब भी कभी हम लोग किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक्चुअली में कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में उस चीज़ में को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि C6H6 है, तो इस केस में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है। ये बेंजीन वाले पार्ट के एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है, तो इस चीज़ को हम लोग आराम से मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हैं। मान लो जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इस केस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम एंड ऑक्सीजन वाले पार्ट के 6 एटम आराम से एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हर एक पार्टिकुलर कंपाउंड के एक सर्टेन मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 9 में सुना होगा, एम्पिरिकल फार्मूला वाला पार्ट। बस हम एक बार उसका डेफिनेशन वापस से मेंशन कर दे रहे हैं। जब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले वाले पार्ट में ये कंसिडरेशन नहीं लेते कि एक्चुअल में कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोग बस सिंपली उसमें सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर एटम्स एग्जिस्ट कर रहे थे या फिर जो भी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ द representation of the molecule in the simplest atomic ratio। हम लोग पूरे मॉलिक्यूल को जब सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग आराम से एम्पिरिकल फार्मूला बोल सकते हैं। जैसे मान लो बेंजीन का ही केस था, तो इस केस में C6H6 दे रखा अपना वैल्यू। तो C6H6 वाले पार्ट में दोनों एटम्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के 6 एटम है। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो की बात करेंगे जब, तो कार्बन और हाइड्रोजन के 6 एटम्स को हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगा CH। ये हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा बेंजीन वाले पार्ट का। मान लो C6H12O6 दे रखा, तब उस केस में सब कुछ फिर से 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से CH2O हम लोग के ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आराम से निकल के आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना बहुत ही सिंपल सा केस है। बस जो हम लोगों का एक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर एक सिंपल सा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा उसमें कॉमन एटम वाले पार्ट से या फिर रेशियो निकालते वक्त जिससे भी हम लोग आराम से रेशियो कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर से डिवीजन करके हम लोग आराम से एम्पिरिकल फार्मूला वाला पार्ट निकाल सकते हैं। फिर एक छोटा सा पार्ट होता है जो हम लोगों को कंसिडर करना होता है। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला है, तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला था तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। तो जब एम्पिरिकल फार्मूला होता है तो हम लोग वहाँ पे एम्पिरिकल मास टर्म आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन तो इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं होता। एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास आएगा या एम्पिरिकल फार्मूले से एसोसिएटेड जो भी मास होगा दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल मास। तो इस केस में जो हम लोग एम्पिरिकल मास कंसिडर करेंगे, तो जैसे बेंजीन था तो बेंजीन वाले पार्ट में CH है एम्पिरिकल फार्मूला, तो 12 + 1 13 के बराबर एम्पिरिकल मास ले सकते हैं हम लोग आराम से। मान लो ग्लूकोज था तो उस केस में CH2O, तो 16 + 12 + 2, इसका मतलब 18 + 2 30 के बराबर हम लोग मास आराम से ले सकते हैं। तो ये हम लोग का एम्पिरिकल मास निकल के आ गया। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले से जब हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग एम्पिरिकल मास आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग बेंजीन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर काम करना शुरू करें और इन सारे पार्ट को नोट डाउन करना शुरू करें, तो बेंजीन वाले पार्ट में जो हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये पार्ट या फिर ऐसा लिख लेते हैं हम लोग टेबलेटेड फॉर्म में, जो हम लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन के केस में, ये चीज़ है C6H6। और हम लोग का जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये चीज़ हो गया CH के बराबर। तो हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर ये चीज़ अगर कंसिडर करें तो C6H6 तो 12 × 6 72 + 6 मतलब 78 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। और जो हम लोग का एम्पिरिकल मास वाला पार्ट है, ये चीज़ अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था
एम्पिरिकल फॉर्मूले से 13 के बराबर। तो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोगों ने 6 से डिवीजन किया था तब जाकर के हम लोग का वैल्यू CH के बराबर आया। तो जब हम लोग 78 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी उस केस में हम लोग का वैल्यू एम्पिरिकल मास के बराबर निकल के आ रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो हम लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, एग्जैक्टली यही रेशियो हम लोग का मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास वाले पार्ट में निकल के आएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और ये जो रेशियो 6 आया, इस 6 रेशियो को मतलब किसी एक पार्टिकुलर नंबर से जो हम लोग डिवीजन कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, उस रेशियो को अगर हम लोग n से रिप्रेजेंट करें तो n इज इक्वल टू इन जनरल कंसिडर करने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल मास। और एक्चुअल में यही रेशियो हम लोगों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी निकल के आता है, लेकिन उधर रेशियो बोलना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वहाँ पे एटम का रेशियो है, एक्चुअल में फॉर्मूले का रेशियो नहीं है। लेकिन ये जो रेशियो निकल के आया, इस रेशियो वाले पार्ट, और ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये एन वाले पार्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं, बस ये रेशियो है मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास वाले पार्ट का। इस रेशियो को हम लोग बेसिकली आराम से यूज कर लिया करते हैं अगर हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लोग कंसिडर करें, दैट विल बी इक्वल टू ये रेशियो जो n था इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, ऐसा हम लोग आराम से लिख सकते हैं। मतलब अगर एम्पिरिकल फार्मूले को हम लोग n से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा। ऊपर एग्जांपल दिख रहा है हम लोगों को, जैसे अगर हम लोग बेंजीन का केस लेके चले थे तो मॉलिक्यूलर मास वाला पार्ट 78 के बराबर था और वैल्यू एम्पिरिकल मास का 13 के बराबर था, तो रेशियो 6 के बराबर आया। तो जो हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट विल बी इक्वल टू n मतलब 6 जो रेशियो था 6 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला CH के बराबर। तो इससे 6 कार्बन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका मतलब C6H6 आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है एम्पिरिकल फार्मूले वाले पार्ट का। 9th क्लास में पढ़ा था, मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, बस सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले की बात करते हैं तो हम लोग केवल एटॉमिक रेशियोज के टर्म में कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, मतलब जो भी एटम्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन उससे एलिमेंट के परसेंटेज चेंज नहीं होते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी बोला था, सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी बोला था कि अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेके चले तो उस मॉलिक्यूल का कुछ भी मास ले तो उस केस में रेशियो वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम ही निकल के आएगा, वहाँ से कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जैसे हम लोगों ने मान लो कि C6H6 में हम मान के चलते हैं कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो X के बराबर है और हाइड्रोजन का परसेंटेज वाला पार्ट Y के बराबर है। तो अगर हम लोग इस पूरे पार्ट को 6 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ वाले पार्ट में हम लोग x डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं, y वाले पार्ट में y डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं, लेकिन टोटल मास वाले पार्ट को भी हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो 6 का रेशियो है वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 6 का रेशियो टोटल मास के रिस्पेक्ट में वैसे भी कैंसिल आउट होगा। वैल्यू अभी भी कार्बन का x परसेंटेज और हाइड्रोजन वाले पार्ट का y% के बराबर ही निकल के आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कोई भी एलिमेंट का चेंज नहीं होता, वो एम्पेरिकल फार्मूले में मॉलिक्यूलर फार्मूले में एग्जैक्टली सेम ही निकल के आता है। इस एक चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स डिस्कशन में यूज़ करने होते हैं, जैसे हो सकता है दो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, इनफैक्ट दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला सेम होना तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो अगर हम लोग बेंजीन लेके चले तो बेंजीन वाले पार्ट का फार्मूला था अपने पास, ऐसा लिख देता है। मान लो बेंजीन वाले पार्ट को कंसिडर करके चले तो बेंजीन का फार्मूला है C6H6 और जो हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला है ये हो गया CH। अगर हम लोग एसिटिलीन लेके चले, एसिटिलीन का मतलब हो गया इथाइन, इथाइन का फार्मूला होता है C2H2, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला वाला पार्ट वापस से CH के बराबर निकल के आ गया। तो हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला आराम से सेम हो सकता है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में है, तो बस वही डिफरेंस वाले पार्ट में हम लोग का जो रेशियो है वो अलग अलग आएगा। रेशियो अलग अलग कैसे आएगा, तो हम लोग जब n का रेशियो कैलकुलेट करेंगे बेंजीन वाले पार्ट में, तो इसका मोलर मास 78 था और एम्पिरिकल मास 13 के बराबर, तो यहाँ से रेशियो 6 के बराबर आएगा। जबकि नीचे वाले केस में मोलर मास C2H2 अगर कंसिडर करके चले तो 12 इंटू 2 24 प्लस 2 मतलब 26 के बराबर डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल मास वाला पार्ट 13 के बराबर, रेशियो 2 निकल के आएगा। तो ये जो
रेशियो है ये डेफिनेटली डिफरेंट होगा, तभी जाकर के हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स की बात नॉर्मली करते हुए चल सकते हैं। हो सकता है कि रेशियो भी सेम हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ले ले तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 है, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 है, तो दोनों में कोई डिफरेंस थोड़े ना आने वाला है। मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम ही होगा, और अगर एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो गया तो एम्पिरिकल मास भी सेम होगा, रेशियो वाला पार्ट भी एग्जैक्टली सेम निकल के आराम से आता चला जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम लोग को कंसिडर ज़्यादा करना नहीं होता है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता चला जाता है। इस पार्ट को हम लोग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। मोस्टली जैसे हम लोग को करना क्या होता है, एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस की बात करनी थी हम लोगों को। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से अप्रोच नहीं करना होगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली जब सॉल्व करना होगा, बेसिकली हमेशा स्कूल के एग्जाम के लिए, तो ये मेथड से ही सॉल्व करके काम करना होगा। तो उसमें जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है कि एन अननोन सब्सटेंस containing carbon, hydrogen and oxygen give the following percentage composition. कार्बन का परसेंटेज 40.684% के बराबर, हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.085% के बराबर एंड ऑक्सीजन वाले पार्ट का परसेंटेज 54.228% के बराबर। फिर उसके बाद द मॉलिक्यूलर weight of the compound is of the compound is 118. Calculate the molecular formula of the compound. Of the compound. जैसे बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके का सवाल है, स्कूल्स में हमेशा पूछा भी जाता है और स्कूल के लिए मेथड याद भी रखना है। जैसे अगर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे, सब्जेक्टिवली इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होगा, और इस तरह के सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। सवाल में ऐसा दे रखा कि कोई एक अननोन कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और कार्बन का परसेंटेज 40.684 दे रखा, हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.085 दे रखा और ऑक्सीजन का परसेंटेज 54.228 के बराबर दे रखा। द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 118, फाइंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो जैसे अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो हम लोग कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा, मतलब उन रूल्स के थ्रू ही हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए काम करने, ये स्टेप्स लिखने जरूरी होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा। केस में सबसे पहला काम होता है जो हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ये टर्म हम लोग यूज करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट of each element by dividing the mass or mass percentage of the element with the respective या with their atomic masses. एटॉमिक मासेस ये सबसे पहला स्टेप है। इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे हम लोग के पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे रखा है, तो इस केस में हम लोग कार्बन के मास परसेंट को या उसके मास को हम लोग उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करके रिलेटिव एटॉमिक मास आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस केस में ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग को रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है
तो इस केस में कार्बन वाले पार्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका मास परसेंट दे रखा था क्वेश्चन में 40.684। तो 40.684 जो परसेंटेज है, मास दे रखा है या मास परसेंटेज, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40.684 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर वाला पार्ट 12, यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आएगा। दूसरा हाइड्रोजन वाले पार्ट की अगर बात करें तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में वैल्यू दे रखा 5.085। तो इसके मास परसेंटेज को 5.085 डिवाइड बाय इसका मास नंबर 1 के बराबर। और तीसरा पार्ट ऑक्सीजन 54.228, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में 54.228 के बराबर वैल्यू दे रखा डिवाइडेड बाय इसका मास नंबर वाला पार्ट 16 के बराबर, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके अभी के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खैर हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे दिख के रख रहा है 12 × 3 36, फिर भी 4 बचेगा, तो 3 पॉइंट होना चाहिए। 36 के बाद 4 48, फिर भी 3 रहेगा, और 36 का 100, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3.38 या 3.39 के अराउंड आना चाहिए, ऐसा लिख लेते हैं। 3.38 के बराबर वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। दूसरे वाले केस में तो सिंपल कैलकुलेशन है 5.085, और थर्ड वाले केस में जब कैलकुलेशन करेंगे तो 16, 48 और 6, मतलब 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 48, 64 नहीं आ रहा, 62 ही आ रहा है, इसका मतलब अभी भी 3 रहेगा। अच्छा, ये भी अप्रोक्सीमेटली 3.38 के अराउंड दिख रहा है। नॉर्मली होता भी है, दो वैल्यूज आपस में रिलेटेड रहती ही है, तो यहाँ भी 3.38, नीचे वाले केस में भी 3.38, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल रहे हैं। तो इस केस में एक तो हम लोग का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ गया, जो हम लोग को सबसे पहले स्टेप में कैलकुलेट करना है, ये लिखना होगा, ये स्टेप्स का कैलकुलेशन करना होगा। हम लोग उसको टेबलेटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, सबसे लास्ट में टेबलेटेड फॉर्म मेंशन कर देंगे हम, बट अदरवाइज इस चीज़ को लिख के काम करना होगा। फिर उसके बाद जब ये कैलकुलेशन हम लोग कर लिया करते हैं, तो यहाँ से स्टेप 2 या रूल नंबर 2 जो हम लोग को यूज़ करना है, उसको हम लोग नॉर्मली ऐसा लिखते हैं कि हम लोगों को इन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को यूज़ करके सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालना होता है। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब टर्म्स लिखने पड़ेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, तभी जा करके स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे हम लोगों को। तो इस केस में इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट atomic ratio of each element by dividing the relative number, by dividing their relative number of atoms with the smallest value of relative number of atom। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो का क्या मतलब है उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। पहले यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मेंशन कर देते हैं, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने यहाँ जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किया, इस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वाले पार्ट में जो भी वैल्यूज आए, इन सब में सबसे छोटा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे हम लोग, सबसे छोटा वैल्यू। तो जैसे यहाँ दिख रहा है 3.38 वाला पार्ट दो जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे छोटा वैल्यू है उस वैल्यू से हम लोग सारे वैल्यूज को डिवाइड कर लिया करेंगे। सारे वैल्यूज का मतलब पहले वाले पार्ट के वैल्यू को 3.38 से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को भी हम लोग 3.38 से डिवाइड करेंगे, तीसरे वाले पार्ट को भी हम लोग 3.38 से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हम लोग का सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकल के आएगा। तो कार्बन वाले पार्ट में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वाला पार्ट 3.38 के बराबर था, और उसको डिवाइड भी हम लोगों को 3.38 से ही करना है, तो ये वैल्यू तो 1 के बराबर आएगा। हम लोग इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट या सबसे छोटे वैल्यू से डिवीजन करते हैं, ताकि एक पार्टिकुलर एलिमेंट का रेशियो तो 1 के बराबर आ जाए, फिर उस 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे दूसरे वाले केस में 5.085 था, डिवाइडेड बाई 3.38 कर सकते हैं, और ऑक्सीजन वाले पार्ट में 3.38 डिवाइडेड बाई 3.38 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 आएगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम फ्रैक्शन के टर्म में देखते हैं। जैसे
एक चीज़ दिख रहा, अगर हम लोग 1.6 के अराउंड इसको 3 पॉइंट अगर 4 मान ले 3.38 को, तो इसको 1.7 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ भी दिख रहा है 5.085 अप्रोक्सीमेटली 5.1 के बराबर है। तो 5.1 डिवाइडेड बाई 3.4 अगर 1.7 से डिवीजन करें तो ऊपर 3 आएगा, नीचे वाले पार्ट में 2 आएगा। तो यहाँ से अपना वैल्यू 3/2 के बराबर आ गया। तो ये जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकल के आया, यही चीज़ बेसिकली अपना एम्पिरिकल फार्मूला होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग उसको एक सिंपल एटॉमिक रेशियो में रखते, जैसे ऐसा लिखा, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन वाला पार्ट 3/2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो हाइड्रोजन तो कभी भी 3/2 हो नहीं सकता। तो लॉजिकली देख के मालूम पड़ रहा है कि इस पूरे वैल्यू को हम लोगों को फ्रैक्शन से हटा देना है। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम लोग इसको होल नंबर एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में या सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इस पूरे वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C2, फिर H वाले पार्ट में 3/2 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो यहाँ से 3 आ जाएगा और ऑक्सीजन वाले पार्ट में 2 आ जाएगा। ये हम लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। तो जो रूल 3 है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कन्वर्ट द simplest atomic ratio into whole number ratio to get the empirical formula. To get the empirical formula, तो हम लोग के कार्बन वाले पार्ट में रेशियो 1 था, हाइड्रोजन वाले पार्ट में 3/2 था और ऑक्सीजन वाले पार्ट में 1 था। इस चीज़ को हम लोग आराम से C2H3O2 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। यही पार्ट अपना एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है। जैसे सवाल में एम्पिरिकल फार्मूला तो कैलकुलेट करने शायद बोला ही नहीं था, क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने बोला है, तो हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास मालूम है 118 के बराबर। तो ऐसा कर लेते हैं, जो हम लोग का रेशियो था, रेशियो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, ये रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास 118 के बराबर था और नीचे C2 मतलब 24 प्लस अगर हम लोग 32 ऐड करेंगे तो 56 आएगा, 56 प्लस 3 इसका मतलब 59 के बराबर वैल्यू आ रहा। तो इस केस में एम्पिरिकल मास बाई मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल मास अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू 2 के बराबर दिख रहा, मतलब रेशियो निकल के आ गया। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला will be equal to ratio into empirical formula। तो रेशियो इंटू एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे तो C4H6O4 अपना वैल्यू आराम से निकल के आ सकता है। ये हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है और ये स्टेप्स को थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में यही सब स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके से आराम से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ है इसमें, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये काम नहीं करना होता है, उसमें एक छोटा सा मैं बस हिंट दे रहा हूँ, उस चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो यही चीज़ें रखा होता है, सेम ऊपर का वैल्यू दे रखा होता है कि कार्बन वाले पार्ट का परसेंटेज हम लोगों के पास 40.684 है, 5.085 और 54.228। तो जैसे कार्बन का परसेंटेज 40.684 के बराबर दे रखा, हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.085 के बराबर दे रखा और ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग के पास 54.228 के बराबर दे रखा। और यहाँ से जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन मॉलिक्यूलर मास इज 118। तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसा सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखा, जैसे मान लो ऐसा दे रखा C2
या फिर हाँ ठीक है C2H3, यहाँ क्या लिखा था मैंने, C6 ना, हाँ C2H3O2। बी ऑप्शन दे रखा मान लो C4H6O4। सी ऑप्शन दे रखा C4H8O4। डी ऑप्शन दे रखा C6H9O6। और कैलकुलेशन करना है। तो सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो ये देख लेंगे कि कौन कौन से केसेस में मॉलिकुलर मास हम लोग का 118 है। तो पहले वाले केस में अगर मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करें तो 24 प्लस यहाँ पे 3 प्लस ये अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था 59 के बराबर। दूसरे वाले केस में आंसर क्योंकि हम लोगों ने निकाल रखा है तो मालूम है आंसर 118 है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो 48 के बाद 8 और यहाँ पे 64, तो 48 प्लस 8 मतलब 54 हो गया प्लस 64, तो इसका मतलब हो गया 11 4 के 1 मिनट 4 4 8, ये भी वैल्यू 6 5 11 118 के बराबर ही आ रहा है। कुछ शायद से गलती है क्या, 12 इंटू 4, अच्छा सॉरी यहाँ 56 हो जाएगा, ये वैल्यू 120 के बराबर आएगा। और लास्ट वाले केस में हम लोग का वैल्यू है C6H9O6, तो इस केस में 72 प्लस 9 प्लस 96, तो यहाँ से हो गया 81 प्लस 96, इसका मतलब वैल्यू निकल के आने वाला है 177। तो जब हम लोग के पास ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दे रखे तो लोगों को दिख रहा है कि एक ही जगह मॉलिकुलर मास 118 के बराबर है, बाकी जगह पे तो मॉलिकुलर मास सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा। मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन केवल बी हो पाएगा। तो अपना बी आंसर निकल के आ गया। हो सकता है कि कोई ऐसा ऑप्शन दे दे जिसमें हम लोगों का मॉलिकुलर मास वाला जो पार्ट है वो एक्चुअल में, जैसे एक ऑप्शन हम सेट करके देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया कि ऑक्सीजन वाले पार्ट का, सॉरी ऑक्सीजन का 3 एटम, कार्बन का 5 एटम ले लेते हैं, और डिफरेंस हो गया मास का 12 और 16, इसका मतलब हाइड्रोजन वाले पार्ट का 4 एटम लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ऐसा ले सकते हैं हम लोग। तो इसका ये मास हम लोग को 118 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 610 ठीक है। जैसे यहाँ वाले पार्ट में हम लोग के पास हो गया 60 के बराबर वैल्यू, हाइड्रोजन वाले पार्ट में 10 के बराबर, और यहाँ पे 48 के बराबर। तो उसके हिसाब से 70 प्लस 48, इसका मतलब 118 के बराबर आएगा। तो इस बार बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ए और सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो हम लोग ऑब्जेक्टिवली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता, मॉलिकुलर मास के बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया। जब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन की बात करेंगे तो इस केस में हम लोग के पास वैल्यू 118 के बराबर है, नीचे वाले पार्ट में वैल्यू हम लोग के पास 118 के बराबर है। तब हम लोग क्या करें, तब हम लोग इस केस में सीधा एटम का परसेंटेज निकाल लेंगे। हम लोग उल्टा काम नहीं करेंगे। जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन जब लिखेंगे तो कार्बन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो कार्बन का मास हो गया 12 इंटू 4 के बराबर बाई टोटल मास 118 के बराबर इंटू 100। जब ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 2 10, तो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे बचेगा 59 के बराबर वैल्यू। तो उसके हिसाब से 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 59, उसका अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं। 59 वाले पार्ट को 60 मान लेते हैं, तो अपना ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, मतलब वैल्यू आया 40% के नियर अबाउट। और सवाल में कार्बन का परसेंटेज हम लोग के पास 40.684 के बराबर दे भी रखा है। तो नीचे वाले पार्ट में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। जब नीचे वाले पार्ट में परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे तब उस केस में हम लोग के पास डी ऑप्शन में परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास था 118 के बराबर इंटू 100। तो इसको 118 वाले पार्ट को 120 मान लेते हैं, क्योंकि लास्टली 60 तो मानना ही था, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगा 50%। तो फोर्थ ऑप्शन में हम लोग के कार्बन का परसेंटेज 50 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में हम लोग के पास वैल्यू 40% के बराबर दे रखा, तो मतलब 40.4684 दे रखा। तो थर्ड ऑप्शन में परसेंटेज ऑफ कार्बन अपने गिवन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी, सॉरी बी ऑप्शन में कार्बन का परसेंटेज हम लोग के गिवन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अपना आंसर वाला पार्ट बी हो जाएगा। डी ऑप्शन लोग आराम से रिजेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग को इस तरीके से अप्रोच करना होगा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पार्ट को हम लोग कभी भी सब्जेक्टिवली अप्रोच नहीं करेंगे, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन स्कूल के एग्जाम में हर एक स्टेप का मार्किंग होता है, वहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। स्कूल के एग्जाम में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालो, फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालो, फिर उस चीज़ को होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करके एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, और वहाँ से फिर हम लोग मास वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था जिसको खुद से आप लोगों को रीड करना था, इस चीज़ को रीड कर ले ढंग से, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आराम से क्लास में हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।